दोस्तों नमस्कार। आशा और उम्मीद है कि आपकी जो एचएससी की तैयारी होगी वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक के बारे में बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होगे। और जैसा कि हमने हरियाणा जीके की एक सीरीज की शुरुआत की थी, और इस हरियाणा जीके की सीरीज की शुरुआत में जो हमने पहला टॉपिक जिसकी शुरुआत की थी वो था हमारा हरियाणा राज्य का पुनर्गठन, जिसके बारे में मैंने 3 जो वीडियो हैं वो पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। तो इस मामले में कि जैसे हरियाणा राज्य पुनर्गठन के लिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि भाई हरियाणा राज्य का पुनर्गठन कोई इस तरीके से नहीं हुआ कि भाई कई राजनीतिक गतिविधियां कई समय के अनुसार जो कई समय पर जो चीजें हुई उनका एक कारण था हरियाणा और पंजाब का विभाजन। और इस विभाजन के अंदर जो 3 क्लासों का जिक्र हुआ, इन तीनों क्लासों में जो कई चीजें बड़ी रोमांचक, कई चीजें आपको पहली बार भी सुनने को मिली होंगी। जैसे मैंने भीमसेन सच्चर का जिक्र किया था कि भीमसेन सच्चर पाकिस्तान संविधान सभा के अंदर सदस्य रहे थे, जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता भी थी, और उसके बाद उनको भारत की नागरिकता दी गई। तो उस मामले में कई चीजें, कई फैक्ट का हमने जिक्र किया, और इसी फैक्ट के बारे में, इसी कई चीजों को लेकर के आज भी हम जिक्र करेंगे, जो हमारी हो सकता है कि आज की अंतिम क्लास हो ये हरियाणा राज्य के पुनर्गठन को लेकर, कि आज भी कई चीजों का हम जिक्र करेंगे। कि जैसे हम हरियाणा को लेकर के बस कुछ एक चीजों के बारे में जिक्र करते हैं कि भाई हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, या फिर हरियाणा के हम मुख्यमंत्री कार्यकाल पढ़ते हैं कि भाई उस मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा या फिर उस मुख्यमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। लेकिन जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और पंजाब हिस्से के लिए जो मुख्यमंत्री चुने गए, या फिर ये कहें कि भी पंजाब के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, उन चीजों के बारे में पढ़ना या किताबों में वो चीजें कम देखने को मिलती हैं। और पंजाब की, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि पंजाब हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसके अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वो पंजाब था। और जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो उसमें 1 बार नहीं, उसमें 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो बिल्कुल नजदीक था कि जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था, उस समय भी पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू था। तो ऐसी कई घटनाएं, कई चीजें, कई फैक्ट, कई तथ्य ऐसे हैं जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और उन तथ्यों के पीछे, उन घटनाओं के पीछे क्या कारण रहे, क्या कारणवश कि उनको राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, किस मुख्यमंत्री को क्यों हटाया गया, प्रत्येक चीज का हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे भाई, जिसके अंदर। और आज की जो वीडियो, आज की जो क्लास रहेगी उसको हम 2 हिस्सों में, एक तरीके से कहेंगे मेरे अकॉर्डिंग मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा कि एक तो पंजाब और हरियाणा को अलग करने का जो कार्यकाल या फिर एक जो समय, जो चीजें, गतिविधियां हुई, एक चीज वो रहेगी। और दूसरी चीज इस वीडियो के अंदर क्या रहेगी कि भाई जो पैरेलल, समांतर पंजाब के अंदर सरकार चल रही थी, कि भाई उस समय मुख्यमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री ने क्या काम किए, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री आया। तो उन दोनों चीजों को मैं एक पैरेलल लेके चलूंगा। और जो पिछली क्लास के अंदर जो मुख्य रूप से मैंने जिन चीजों का जिक्र किया था कि अंतिम रूप में मैंने जिक्र किया था कि भाई 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर के द्वारा पंजाब के अंदर एक फॉर्मूला लागू किया जाता है, और उस फॉर्मूले का नाम था सच्चर फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के तहत पूरे पंजाब को 2 अक्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से एक अक्षेत्र था पंजाबी अक्षेत्र और दूसरा अक्षेत्र था हिंदी अक्षेत्र, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में, इन चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और पंजाबी अक्षेत्र के अंदर क्या था कि भाई जो पहली प्राथमिक भाषा थी वो पंजाबी थी, लेकिन जो द्वितीयक भाषा हिंदी थी उसको भी पढ़ना अनिवार्य था। और जो हिंदी अक्षेत्र था उसमें जो प्राथमिक भाषा हिंदी जरूर थी, लेकिन पंजाबी भाषा को भी पढ़ना उतना ही अनिवार्य था। और इन चीजों को लेकर के जो हरियाणा या पंजाब को लेकर के विवाद सिर्फ भाषा को लेकर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भाषा को लेकर विवाद नहीं था। जो अगर अलग अलग तरीके से कि भाई एक भाषा, दूसरा संस्कृति, कि भाषा के अलावा दूसरी चीज
जो हरियाणा पंजाब विभाजन का कारण रही थी कि एक तो भाषा जरूर थी, मुख्य भाषा जरूर थी, लेकिन संस्कृति भी उसका कहीं ना कहीं से मुख्य रोल था कि भाई हरियाणा की अलग संस्कृति है, पंजाब की अलग संस्कृति है। हरियाणा के 30 त्योहार अलग हैं, पंजाब के 30 त्योहार जो वो कुछ अलग हैं। और इन मामलों के अलावा भी जो मुख्य रूप से अगर मैं कहूं कि भाई भाषा और संस्कृति को छोड़ करके अगर मैं कुछ अन्य पक्ष या अन्य तथ्य मुझे उठाने हो हरियाणा पंजाब के विभाजन को लेकर के, जो किताबों के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, कि इन तथ्यों में से मैं एक तथ्य अगर उठाऊं कि जो उस समय हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट था, तो उस समय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में 14 जज होते थे और इन 14 जजों में से मात्र 2 जज हरियाणा कहें या फिर हिंदी क्षेत्र से संबंध रखते थे। और इन जजों के अलावा भी कि जैसे सरकार के अंदर कोई भी सरकार को चलाने के लिए जो एक मुख्य रूप से सहायक का काम करते हैं, जो ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारी में से कुल 309 अधिकारी उस समय पंजाब के अंदर थे और इन 309 में से मात्र 14 ग्रुप ए अधिकारी ऐसे थे जो हिंदी या हरियाणा क्षेत्र से संबंध रखते थे। और इसके अलावा भी जैसे गृह सचिव पद की बात हो या सचिव पद की बात हो, तो मात्र 5 पद हरियाणा क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र से जो थे कि भाई जो सचिव या फिर गृह सचिव के पद पर थे। तो हरियाणा को ये कुछ इस तरीके से एक तालमेल की कमी कहें या फिर एक भेदभाव की चीजें कहें कि भाई हरियाणा क्षेत्र के लिए थोड़ा बहुत भेदभाव इन मामलों में हो रहा था कि भाई सरकारी कार्यों के अंदर या फिर सरकार के अंदर जो हमारी भागीदारी है वो कहीं ना कहीं कम है। तो इस मामले के लिए जो एक तरीके से हिंदी आंदोलन की भी शुरुआत हुई, और अगर हिंदी आंदोलन की जैसे हरियाणा क्षेत्रों के अंदर भी हिंदी आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो मुख्य 2 क्षेत्रों में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें से एक क्षेत्र था रोहतक और जो दूसरा क्षेत्र था वो था हिसार। कि हिंदी आंदोलन की बात करें या हिंदी क्षेत्र के लिए जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो रोहतक मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में, कि एक तो रोहतक क्षेत्र और एक हिसार क्षेत्र। और रोहतक क्षेत्र में भी जो एक इस आंदोलन का जो एक गढ़ रहा कि उस समय रोहतक के अंदर एक मठ होता था, एक आर्य समाज का मठ होता था और उस मठ का नाम था दयानंद मठ। और इस मठ के अंदर हिंदी क्षेत्र के एक मुख्य नेता थे जिनका नाम था प्रोफेसर शेर सिंह। वो इस मठ के अंदर कार्यवाहक थे और प्रोफेसर शेर सिंह जो हरियाणा विधानसभा के अंदर जज्जर सीट से विधायक भी चुने गए थे। कि भाई हिंदी क्षेत्र के अंदर जो मुख्य रूप से आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 2 क्षेत्रों से शुरुआत हुई थी, कि एक तो रोहतक क्षेत्र और एक क्या था आपका हिसार क्षेत्र। और रोहतक के अंदर जो मठ था जिसका मैंने नाम बताया कि दयानंद मठ, और इसके अंदर जो मुख्य रूप से नेता काम कर रहे थे वो प्रोफेसर शेर सिंह थे, जिनका हम आगे की एक घटना होगी जिसके अंदर प्रोफेसर शेर सिंह का मैं आगे भी जिक्र करूंगा। अब इन मामलों के अलावा कि सच्चर फॉर्मूला के बाद जो केंद्र सरकार के द्वारा एक और फॉर्मूला पंजाब में लागू किया गया था, तो एक और फॉर्मूला था जिसको नाम दिया गया क्षेत्रीय फॉर्मूला। और इस क्षेत्रीय फॉर्मूला का जो गठन किया गया था वो अप्रैल 1956 के अंदर इस क्षेत्रीय फॉर्मूला का गठन किया गया। और इस फॉर्मूला के अंदर जो मुख्य चीजें रखी गई थी, इस फॉर्मूला के अंदर जो मुख्य चीजें रखी गई थी वो कि भाई पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन विधानसभा होगी, और दूसरा कि भाई हरियाणा और पंजाब के लिए एक कॉमन राज्यपाल होगा। तो कुछ इस तरीके के फैक्ट, कुछ इस तरीके के आधार रख करके एक अप्रैल 1956 के अंदर एक फॉर्मूला केंद्र सरकार के द्वारा एक फॉर्मूला बनाया गया और इस फॉर्मूले का नाम दिया गया क्षेत्रीय फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को पंजाब के अंदर अप्लाई कर दिया गया 24 जुलाई 1956 को।
24 जुलाई 1956 को इस अक्षेत्रीय फॉर्मूले को पंजाब के अंदर अप्लाई कर दिया गया, जिसके अंदर मुख्य चीजें क्या रखी गई कि भाई हरियाणा और पंजाब की एक कॉमन विधानसभा होगी, इसके अंदर एक कॉमन राज्यपाल होगा, जिसका जो गठन था अप्रैल 1956 में किया गया, और जो इसको लागू किया गया वो कब लागू किया गया भाई, वो 24 जुलाई 1956 को अक्षेत्रीय फॉर्मूला पंजाब के अंदर लागू कर दिया गया। अब इसके बाद कई घटनाएं जो समांतर या फिर समय के अनुसार जो कई घटनाएं होती हैं, जिनमें से पहली एक घटना क्या होती है कि 1961 के अंदर अकाली दल के एक नेता थे जिनका नाम था ज्ञानी करतार सिंह। मैं हर एक घटना का समय के साथ जिक्र करूंगा कि 1961 में एक अकाली दल के नेता थे जिनका नाम था ज्ञानी करतार सिंह, और इन ज्ञानी करतार सिंह की उस समय के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू जी से होती है, और ये जवाहरलाल नेहरू को एक बात कहते हैं कि भाई हमारे संविधान के अंदर 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, और इन 14 भाषाओं में से 13 भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया है, और मात्र एक भाषा जो पंजाबी भाषा थी उसके आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया। तो ज्ञानी करतार सिंह की मुलाकात होती है नेहरू जी से, और नेहरू जी से एक बात कहते हैं कि भाई हमारे भारत के संविधान में 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, और इनमें से 13 भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया है, और एक भाषा पंजाबी भाषा जो है इसके आधार पर किसी भी राज्य को नहीं बनाया गया। तो इस मामले में नेहरू जी आश्वासन देते हैं कि भाई प्रशासनिक आधार पर पंजाब का जरूर विभाजन किया जाएगा। वो सिर्फ एक आश्वासन था, वो ऐसा नहीं था कि भाई मुख्य रूप से गारंटी तौर पर ऐसा कुछ होगा, वो एक तरीके से आश्वासन दिया गया था कि भाई भविष्य में ऐसा जरूर कुछ होगा। और इस मामले में जब नहीं हुआ कि भाई इस मामले कोई भी आवाज नहीं उठाई गई थी, तो उस समय की ही शुरुआत में जैसे 1961 का जिक्र हुआ, तो 1961 की ही 1960 के अंत में दिसंबर 1960 में अकाली दल के एक संत थे, और इन संत का नाम था संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह क्या करते हैं, दिसंबर 1960 में एक अनशन की शुरुआत कर देते हैं, और इन अनशन में वो मांग कर देते हैं कि भाई पंजाबी भाषा के आधार पर एक पंजाबी अक्षेत्र का गठन जरूर होना चाहिए। और जब जवाहरलाल नेहरू को इस बात का पता लगता है कि भाई संत फतेह सिंह ने ऐसे आमरण अनशन शुरू कर रखा है, तो वो अपना एक रैली के अंदर एक बयान देते हैं, एक बयान जारी करते हैं कि भाई पंजाबी भाषा के लिए एक पंजाबी अक्षेत्र या पंजाबी सूबे का गठन जरूर किया जाएगा। और इस आश्वासन के तहत जो दिसंबर 1960 में संत फतेह सिंह के द्वारा जो आमरण अनशन शुरू किया गया था, उस अनशन को 9 जनवरी 1961 को खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन पर। और कई गतिविधियां या कई समय ऐसे हुए कि भाई जो हरियाणा पंजाब विभाजन के लिए एक तरीके से देरी का काम जिन्होंने किया, और इनमें से एक कार्य था या फिर एक जो दुर्घटना कहें कि भाई 1964 के अंदर जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1964 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, और जब अनशन खत्म किया गया था 1961 से लेकर के 1964 तक, तो मुख्य रूप से कोई भी कार्य पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए नहीं किया गया। तो इस चीज का जो एक तरीके से संत फतेह सिंह को दुख पहुंचता है कि भाई इस मामले में कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो अपना आमरण अनशन दोबारा से
1965 की शुरुआत में, जनवरी 1965 के अंदर जो अपना आमरण अनशन है वो दोबारा से शुरू कर देते हैं कि भाई इस मामले में कोई भी काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से अनशन करूंगा। तो 1965 के अंदर वो दोबारा से अपना जो आमरण अनशन है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन एक मुख्य कारण क्या रहा कि उस समय 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जब जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो जाती है तो जो अगले प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो लाल बहादुर शास्त्री संत फतेह सिंह से आग्रह करते हैं कि भाई ये समय जो है वो आमरण अनशन के लिए ठीक नहीं है। तो उनके आग्रह पर उस समय जो जनवरी 1965 के अंदर उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की थी, उस आमरण अनशन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन यहां पर भी एक जो दुर्घटना क्या रही कि भाई 1965 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत हो जाती है तो रूस के अंदर ताशकंद जगह पर एक समझौता होता है, ताशकंद समझौता। और इस समझौते के अंदर कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी कई समस्या कारण कि भाई एक दुर्घटना कहें कि वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस मामले में जो संत फतेह सिंह थे वो संत फतेह सिंह दोबारा फिर से 10 अगस्त 1965 को दोबारा फिर जो थे अपना आमरण अनशन शुरू कर देते हैं और सरकार को ये धमकी देते हैं कि भाई या तो हरियाणा पंजाब का विभाजन कर दो, नहीं तो भाई वो अपनी मतलब खुद को वो आग जला करके आत्मदाह कर लेंगे। संत फतेह सिंह दोबारा कि भाई भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद संत फतेह सिंह 10 अगस्त 1965 को दोबारा फिर से अपना आमरण अनशन जो है वो शुरू कर देते हैं। और इसमें केंद्र सरकार को ये कहते हैं कि भाई इस समय अगर हरियाणा पंजाब को अलग नहीं किया गया तो वो अपना आत्मदाह कर लेंगे, खुद को जला लेंगे। और उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री के बाद हमारे देश की जो प्रधानमंत्री बनी थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और जब ये श्रीमती इंदिरा गांधी को इस चीज का पता लगता है कि भाई संत फतेह सिंह ने दोबारा फिर से आमरण अनशन शुरू कर रखा है, तो इंदिरा गांधी की सरकार में जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। वो उनको हरियाणा के अंदर विजिट करने के लिए भेजती हैं और जो गुलजारी लाल नंदा हरियाणा के अंदर आते हैं और पंजाब क्षेत्र का भी वो भ्रमण करते हैं और वो उनसे जानकारी लेती है। एक तरीके से उनको जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है कि भाई अगर पंजाब और हरियाणा का विभाजन हो तो किन किन क्षेत्रों को हरियाणा के अंदर शामिल किया जाना चाहिए या फिर किन किन क्षेत्रों को पंजाब के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। इस चीज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जो इंदिरा गांधी जी वो गुलजारी लाल नंदा को पंजाब क्षेत्र में विजिट मतलब भेजती है इस मामले में। और जब गुलजारी लाल नंदा वापस आ जाते हैं तो इंदिरा गांधी जी को ये कहते हैं कि भाई पंजाब क्षेत्र में भाषा को लेकर के विवाद जरूर है और इस मामले में हरियाणा और पंजाब का अलग होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो इस मामले में इंदिरा गांधी भी एक कदम जो हरियाणा पंजाब विभाजन के लिए जो अगला कदम उठाती है कि भाई वो उस समय गुलजारी लाल नंदा के आग्रह पर एक संसदीय समिति का गठन करती है। गुलजारी लाल नंदा के आग्रह पर एक संसदीय समिति का गठन करती है और इस समिति के उस समय जो लोकसभा थी उस लोकसभा के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था हुकुम सिंह।
कि हरियाणा पंजाब के विभाजन के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है, और उस समय की जो लोकसभा थी, उस लोकसभा के अध्यक्ष थे हुकुम सिंह, और हुकुम सिंह को इस सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और जैसा मैंने कई पहले जिक्र किया था कि हर एक क्लास के अंदर आप कुछ न कुछ घटनाएं, कुछ न कुछ फैक्ट अलग जरूर देखोगे आप, कि जो हुकुम सिंह की संसदीय समिति बनाई गई थी, इस संसदीय समिति के अंदर एक और व्यक्ति शामिल थे, और उस व्यक्ति का नाम था चौधरी बंसीलाल, जो आगे जा करके हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। कि गुलजारी लाल नंदा के आग्रह पर संसदीय समिति का गठन किया जाता है, और उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनका नाम था हुकुम सिंह को इस संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस संसदीय समिति में एक और व्यक्ति जो हरियाणा की तरफ से एक और व्यक्ति जो शामिल थे, जो आगे जाकर मुख्यमंत्री भी बनते हैं, उनका नाम था चौधरी बंसीलाल। कि भाई हरियाणा और पंजाब को जो अलग करना था वो कितना जरूरी था, तो उस मामले में क्या किया जाता है, एक तरीके से जो पहली शुरुआत कहें, या फिर कि हरियाणा पंजाब को जो अलग करने की जो शुरुआत थी, वो संसदीय समिति जिसके अध्यक्ष हुकुम सिंह को बनाया गया था, उसके लिए वो शुरुआत कर दी जा चुकी थी। एक संसदीय समिति का गठन किया गया, और इसके जो हरियाणा में से एक जो सदस्य रहे थे वो चौधरी बंसीलाल थे। और हरियाणा, अब इंदिरा गांधी को भी ये लगने लगा था कि भाई हरियाणा पंजाब का जो विभाजन होना है वो जरूरी है, और उस मामले में जो केंद्रीय मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, वो क्या करते हैं, वो 23 मार्च 1965 को इस मामले में संसद के अंदर एक बिल पेश करते हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब को अलग अलग भाषा के आधार पर, या फिर ये कहें प्रशासनिक आधार पर, उनका पुनर्गठन जरूर होना चाहिए। तो अभी तक की जो घटना है कि जिसका मैंने जिक्र किया कि भाई जो एक घटना कि जिसके अंदर कि भाई जो कुछ अभी तक की जो घटना है जिनका मैं जिक्र करूं कि भाई 1961 में ज्ञानी करतार सिंह का नेहरू जी से मिलना, और ये कहना कि भाई एक संविधान के अंदर 14 भाषाएं हैं, और इन 14 में से 13 पर राज्य बन गए, लेकिन एक पर राज्य नहीं बना। उसके बाद किस चीज का जिक्र किया कि भाई दिसंबर 1960 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की शुरुआत की, और जो ये आमरण अनशन वो 9 जनवरी 1961 तक चला। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी थे, और नेहरू जी बयान देते हैं कि भाई पंजाब को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया जाएगा। लेकिन 1964 के अंदर नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। और जो कि भाई 1961 में जब आमरण अनशन खत्म हो जाता है, तो 1961 से लेकर के 65 तक कोई ऐसा मुख्य कार्य पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए नहीं हुआ, जिसके कारण संत फतेह सिंह नाराज हो जाते हैं, और शुरुआत में 1965 की शुरुआत में दोबारा से आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर एक और घटना क्या रही कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, जिसके कारण वो इस युद्ध के कारण अपना जो आमरण अनशन है वो रोक देते हैं। और जब ये युद्ध खत्म हो जाता है, तो ताशकंद समझौता जो 1965 में हुआ, तो इसके अंदर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। और फिर क्या होता है कि संत फतेह सिंह 10 अगस्त 1965 को दोबारा फिर से अपना जो आमरण अनशन है वो दोबारा शुरू कर देते हैं। और इसमें सरकार को एक चुनौती देते हैं कि भाई या तो वो पंजाब को एक अलग राज्य बना दें, नहीं तो वो खुद को आग जला करके वो आत्मदाह कर लें। इस मामले में जो लाल बहादुर शास्त्री से अगली प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो उनको आश्वासन देती है कि भाई निश्चित रूप से एक अलग राज्य जरूर बनाया जाएगा। और इस मामले में जो केंद्रीय गृह मंत्री थे जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा पंजाब का भ्रमण करते हैं। वो भ्रमण एक तरीके से इंदिरा गांधी जी के आह्वान पर था कि भाई किस तरीके से पंजाब का क्षेत्र क्या होना चाहिए, हिंदी का क्षेत्र क्या होना चाहिए, वो एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है। तो इस मामले में गुलजारी लाल नंदा भ्रमण करते हैं, तो क्या किया जाता है कि इस हरियाणा और पंजाब के विभाजन के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है। और उस संसदीय समिति में
जो उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका नाम था हुकुम सिंह। तो हुकुम सिंह को इस संसदीय समिति का अध्यक्ष माना जाता है। और इस संसदीय समिति में एक व्यक्ति जो चौधरी बंसीलाल थे, जो आगे जाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो उनको वो इस संसदीय समिति के अंदर सदस्य भी थे। और इस मामले में 23 मार्च 1965 को गुलजारीलाल नंदा के द्वारा संसद के अंदर एक बिल भी पेश किया जाता है। तो ये अभी तक की कहानी थी। अब उसके बाद ये तो थोड़ा सा पंजाबी अक्षेत्र के लिए मामला था कि पंजाबी अक्षेत्र के लिए क्या क्या चीजें चल रही थी। तो जो हिंदी अक्षेत्र के लिए चीजें चल रही थी, तो उससे अगली घटना क्या होती है कि भाई अक्टूबर 1965 के अंदर, अक्टूबर 1965 के अंदर हरियाणा अक्षेत्र के जितने भी विधायक थे, हरियाणा अक्षेत्र के जितने भी विधायक थे और यूपी अक्षेत्र के कुछ एक, जैसे मेरठ या आगरा अक्षेत्र के कुछ एक विधायक, इन सारे विधायकों की रोहतक के अंदर एक जनसभा होती है। रोहतक के अंदर इनकी एक जनसभा होती है और इस जनसभा के अंदर ये मुख्य रूप से मांग करते हैं कि एक तो कुछ एक यूपी के अक्षेत्र, कुछ एक यूपी के अक्षेत्र और पंजाब में से हिंदी अक्षेत्र, कि पंजाब में से हिंदी अक्षेत्र, इन दोनों को मिला करके एक अलग राज्य क्षेत्र बनाया जाना चाहिए जो हरियाणा अक्षेत्र हो। कि भाई अक्टूबर 1965 के अंदर यूपी के कुछ विधायक और हरियाणा के कई विधायक, या फिर ये कहें कि हिंदी क्षेत्र के कई विधायक, इनकी एक जनसभा होती है रोहतक के अंदर। और इस जनसभा के अंदर ये मांग उठाते हैं कि कुछ एक यूपी के क्षेत्र और कुछ एक हिंदी के क्षेत्र, इनको मिला करके एक राज्य का गठन होना चाहिए जो हरियाणा हो। और इस मामले में कि जैसे इंदिरा गांधी की तरफ से भी एक जो संसद के अंदर बिल पेश कर दिया जाता है, और उससे की अगली घटना क्या होती है कि मार्च 1965 में, मार्च 1965 में हरियाणा विधायकों के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और इस समिति का नाम था हरियाणा संघर्ष समिति। एक समिति का गठन होता है जिसका नाम था हरियाणा संघर्ष समिति। और इस समिति के अंदर जो मुख्य नेता, या फिर यह कहें कि भाई इस संघर्ष समिति का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हरियाणा के जो ताऊ कहे जाने वाले ताऊ देवीलाल इसका नेतृत्व कर रहे थे। ताऊ देवीलाल इसका नेतृत्व कर रहे थे। और मार्च 1965 के अंदर इनकी जो मुलाकात होती है वो संत फतेह सिंह से इनकी मुलाकात होती है। और संत फतेह सिंह और संघर्ष समिति की जो गुलजारीलाल नंदा ने संसद के अंदर जो बिल पेश किया था कि भाई हरियाणा और पंजाब को अलग अलग किया जाना चाहिए, या फिर जो संसदीय समिति का गठन किया गया था, हरियाणा संघर्ष समिति और जो संत फतेह सिंह थे वो इस चीज पर राजी हो जाते हैं कि भाई एक कदम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, कि भाई केंद्र सरकार एक कदम उठा रही है पंजाब को अलग अलग करने के लिए। और संत फतेह सिंह क्या करते हैं, अपना आमरण अनशन जो है वो खत्म कर देते हैं। कि भाई हरियाणा संघर्ष समिति की मुलाकात होती है ताऊ देवीलाल के नेतृत्व में, और संत फतेह सिंह जो है वो इस तरीके से मान जाते हैं कि भाई जो इंदिरा गांधी जी है, या फिर ये कहें कि गुलजारीलाल नंदा जी हैं, वो पंजाब के विभाजन के लिए संसद में उन्होंने क्या किया, बिल प्रस्तुत किया। अब ये चीजें जो समय में चल रही थी कि भाई हरियाणा पंजाब के विभाजन के लिए चीजें चल रही थी। और जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर भी जिक्र किया था कि भाई मैं इस वीडियो के अंदर दो चीजों का जिक्र करूंगा, कि दो कार्यकाल या फिर दो समय अंतराल में इसको विभाजित करूंगा। कि एक जो समय अंतराल होगा कि वो किस तरीके से पंजाब और हरियाणा के विभाजन के लिए जो चीजें, जो गतिविधियां चल रही थी, और जो दूसरा चीज होगी वो कि भाई उस समय पंजाब के अंदर जो कार्यकाल चल रहा था कि भाई उस समय मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो किस तरीके से पंजाब के अंदर दोबारा से राष्ट्रपति शासन लागू किया। तो एक घटना जैसे मैंने हिंदी और पंजाबी अक्षेत्र के विभाजन के लिए की, और दूसरी घटना की जो उसके पैरेलल या समांतर चल रही थी कि 23 जनवरी 1956 से
23 जनवरी 1956 से जो पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो प्रताप सिंह कैरो थे। और उस समय के अंदर क्या था, 1956 के अंदर दो और नेता थे, जिनमें से तो एक तो थे देवीलाल, और जिनमें से एक का मैंने पहले जिक्र किया था कि दयानंद मठ के अंदर जो मुख्य रूप से नेता कार्य कर रहे थे, जिनका नाम था प्रोफेसर शेर सिंह। इन तीनों नेताओं को उस समय पंजाब की त्रिमूर्ति भी कहा जाता था। जो पंजाब की त्रिमूर्ति, जिसके अंदर तीन नेता आते थे, एक प्रोफेसर शेर सिंह, एक ताऊ देवीलाल और एक प्रताप सिंह कैरो, कि 23 जनवरी 1956 को प्रताप सिंह कैरो की जो सरकार थी, प्रताप सिंह कैरो का जो कार्यकाल है वो शुरू होता है। और जो ये प्रताप कैरो सिंह के साथ एक मुख्य घटना क्या रही कि भाई जो 1956 के अंदर जो अक्षेत्रीय फॉर्मूला केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था, उस अक्षेत्रीय फॉर्मूले को पंजाब में ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। और इसको लागू न करने वाले जो मुख्य रूप से कान रहे थे वो थे प्रताप सिंह। अक्षेत्रीय फॉर्मूले को पंजाब के अंदर ठीक से लागू नहीं किया गया था, जिसके मुख्य रूप से जिम्मेदार थे प्रताप सिंह कैरो। और प्रताप सिंह कैरो के ही मंत्रिमंडल के अंदर हिंदी अक्षेत्र से एक नेता थे, जिनका नाम था बलवंत तायल। कि जब अक्षेत्रीय फॉर्मूला ठीक से लागू नहीं किया गया तो प्रताप सिंह कैरो के मंत्रिमंडल में एक नेता थे, जिनका नाम था बलवंत तायल। ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो हिंदी अक्षेत्र के लिए जो आंदोलन की शुरुआत की जाए तो वो इनके द्वारा भी, बलवंत तायल के द्वारा भी हिंदी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो क्या कि भाई 23 जनवरी 1956 को सरकार जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री बनते हैं। और प्रताप सिंह कैरो जो अक्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया था, वो अक्षेत्रीय फॉर्मूला वो इनके द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया। और जो इनकी सरकार चलती है, प्रताप सिंह कैरो की जो सरकार चली थी, वो 21 जून 1964 तक इनकी सरकार चलती है। प्रताप सिंह कैरो की 23 जनवरी 1956 से लेकर के 21 जून 1964 को तक इनकी सरकार चलती है। और 1964 के अंदर जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो जब प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उस समय उस विधानसभा सत्र के लिए कुछ ही समय बचा था। उस समय के विधानसभा सत्र के लिए कुछ ही समय बचा था। तो जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री की जो मुलाकात होती है वो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री, जिनका नाम है गोपीचंद भार्गव, उनकी मुलाकात गोपीचंद भार्गव से होती है। और गोपीचंद भार्गव से वो आग्रह करते हैं कि जो ये विधानसभा का सत्र बचा है वो उस सत्र के लिए मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने। और वो इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। और प्रताप सिंह कैरो के बाद जो 21 जून 1964 से जो मुख्यमंत्री बने वो गोपीचंद भार्गव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और पंजाब के लिए एक घटना की, जैसे मैंने शुरुआत के अंदर बताया था कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए पढ़ते हैं कि भाई हरियाणा में ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना, हरियाणा के अंदर सबसे मुख्य लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा, हम पंजाब क्षेत्र को छोड़ देते हैं। और इन चीजों के बारे में कई किताबों में, इन चीजों के बारे में हमें किताबों से भी नहीं पढ़ने को मिलता। तो क्या कि भाई लाल बहादुर शास्त्री के आग्रह पर तीसरी बार पंजाब के तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो गोपीचंद भार्गव बनाए गए थे। कि पंजाब के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे वो थे गोपीचंद भार्गव। और गोपीचंद भार्गव जो प्रताप सिंह कैरो की सरकार के बाद 21 जून 1964 को मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो मात्र 15 दिन के लिए इनका कार्यकाल चला।
और जो इनका कार्यकाल चला वो 7 जुलाई 1964 तक इनका कार्यकाल चला। 7 जुलाई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। और पंजाब के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनका जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा, जो मात्र 15 दिन के लिए था, वो थे गोपीचंद भार्गव। कि गोपीचंद भार्गव के लिए दो तथ्य जुड़े हैं कि अगर जिक्र हो कि भाई पंजाब में सर्वाधिक 3 बार जो चुने गए मुख्यमंत्री थे वो गोपीचंद भार्गव थे। और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका मात्र 15 दिन का कार्यकाल रहा था, तो वो भी कौन थे भाई? वो गोपीचंद भार्गव थे। तो जिनका कार्यकाल 21 जून 1964 से लेकर के 7 जुलाई 1964 तक इनका कार्यकाल चलता है। और इनके बाद जिन्हें पंजाब अक्षेत्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो बनाया जाता है रामकिशन को। रामकिशन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और जो इनका कार्यकाल शुरू होता है वो 7 जुलाई 1964 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। और जो इनका कार्यकाल था वो 5 जुलाई 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है। कि गोपीचंद भार्गव के बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे वो रामकिशन जी बने थे। और एक और इनके साथ क्या फैक्ट जुड़ा है कि भाई अभी तक पंजाब का जिक्र हो, कि भारत की आजादी से लेकर के अभी तक का जिक्र हो, तो पंजाब में सिर्फ 3 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो हिंदू धर्म से संबंध रखते थे और जो मुख्यमंत्री बने, जिनमें से एक रामकिशन, दूसरे गोपीचंद भार्गव और तीसरे भीमसेन सच्चर। और जब 3 ऐसे व्यक्ति जिनका हिंदू धर्म से संबंध था, जिनमें से एक रामकिशन, गोपीचंद भार्गव और तीसरे थे भीमसेन सच्चर, सिर्फ आज तक की हिस्ट्री रही है पंजाब का आज तक का इतिहास रहा है कि भाई वहां तक कि अभी तक 3 ही हिंदू मुख्यमंत्री बने हैं। और जो रामकिशन का कार्यकाल चलता है वो 7 जुलाई 1964 तक का कार्यकाल चलता है। और 5 जुलाई 1966 तक जो इनका कार्यकाल 5 जुलाई 1966 तक चलता है। लेकिन एक घटना इस कार्यकाल के अंदर, इस समय के अंदर क्या रही कि 12 जून 1966 को रेडियो पर इंदिरा गांधी के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि पंजाब को विभाजन होगा। पंजाब के अंदर से 2 अक्षेत्र की पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया जाएगा। तो 12 जून 1966 के रेडियो पर इंदिरा गांधी के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि पंजाब का विभाजन किया जाएगा। और इस घोषणा के बाद, जब ये घोषणा कर दी जाती है, तो पंजाब में दोबारा से कुछ ही समय बाद, इस घोषणा के कुछ ही समय बाद, पंजाब में 5 जुलाई 1966 को फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कि मैंने फिर से जिक्र किया था कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पर फोकस करते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो आपको कई बार किताबों में देखने को नहीं मिलती। तो जब पंजाब का जिक्र हो तो पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिसका एक मैंने जिक्र किया था पहले, और जो दूसरा पंजाब के अंदर जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वो 5 जुलाई 1966 को लागू किया गया था। और ये राष्ट्रपति शासन 1 नवंबर 1966 तक रहा था, जब तक हरियाणा और पंजाब को अलग अलग कर दिया गया। कि जैसे मैंने 2 चीजों के बारे में जिक्र किया कि भाई एक चीजें जो समय कार्यकाल थे, 2 समय कार्यकाल समांतर चल रहे थे, कि एक तो पंजाब की सरकार और दूसरा पंजाब के अंदर हिंदी और पंजाबी आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से फतेह सिंह का आमरण अनशन भी आता है, जो हरियाणा संघर्ष समिति की फतेह सिंह से मुलाकात भी आती है, हुकुम सिंह के द्वारा संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, गुलजारी लाल नंदा के द्वारा 23 मार्च 1965 को एक संसद के अंदर बिल प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये घटनाएं जो पैरेलल चल रही थी, समांतर चल रही थी।
और जो पंजाब सरकार को चलाने के लिए, पंजाब सरकार के लिए जो पैरेलल मुख्य रूप से घटनाएं चल रही थी, कि उनके लिए मैंने क्या जिक्र किया कि भाई 23 जनवरी 1956 से प्रताप सिंह कैरो की सरकार चलती है और ये 21 जून 1964 तक सरकार चली। और अक्षेत्रीय फार्मूला जो 1956 में लागू किया गया था, इस अक्षेत्रीय फार्मूला को प्रताप सिंह कैरो के द्वारा ठीक तरीके से लागू नहीं होने दिया गया। और इन्हीं के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति थे बलवंत तायल, जिनके द्वारा हिंदी अक्षेत्र के आंदोलन को समर्थन दिया गया। और फिर उसके बाद कि भाई प्रताप सिंह कैरो और उस समय दो अन्य नेता और थे, जिनमें से एक देवीलाल और एक प्रोफेसर शेर सिंह, जिनको पंजाब की त्रिमूर्ति भी कहा जाता था उस समय की। और उसके बाद जो इनकी सरकार चलती है कि प्रताप सिंह कैरो जब इस्तीफा दे देते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री फिर से आग्रह करते हैं गोपीचंद भार्गव को कि भी पंजाब सरकार की कमान संभाले। और गोपीचंद भार्गव उस समय तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। और जो इनका कार्यकाल शुरू होता है वो 21 जून 1964 से कार्यकाल शुरू होता है और ये 7 जुलाई 1964 तक इनका कार्यकाल चलता है, जो मात्र 15 दिन के लिए था। और पंजाब के अंदर जो सबसे छोटा कार्यकाल, किसी मुख्यमंत्री का जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, वो गोपीचंद भार्गव का रहा, जो मात्र 15 दिन के लिए था। अब उसके बाद जो तीसरे, कि अभी तक पंजाब के अंदर मात्र 3 व्यक्ति जो हिंदू से संबंध रखते हैं, जिनमें से एक रामकिशन, दूसरे गोपीचंद और तीसरे भीमसेन सच्चर। तो अभी तक ये 3 सीएम बने हैं। और जो इनका सीएम रामकिशन जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो 7 जुलाई 1964 तक सीएम बनते हैं और इनका जो कार्यकाल था वो 5 जुलाई 1966 तक होता है। और उसके बाद 12 जून 1966 को घोषणा कर दी जाती है इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि भाई हरियाणा और पंजाब का विभाजन होगा। और जब ये घोषणा कर दी जाती है तो उसके कुछ समय बाद यानी कि 5 जुलाई 1966 को पंजाब में दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और जो ये राष्ट्रपति शासन लागू किया चला था वो कब तक चला भाई, वो 1 नवंबर 1966 तक ये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यानी कि जैसे कई चीजें हैं जिनका अगर जिक्र करें कि भाई कई चीजें जो आपको किताबों के अंदर या कोई देखने को नहीं मिलती, तो उस मामले में मैंने इन चीजों को बारीकी से यहां दर्शाने का काम किया है। अब उसके बाद की जो संसदीय समिति कहें या फिर पंजाब और हरियाणा को विभाजन करने के लिए, हम दोबारा फिर उसी लाइन पर आते हैं कि पंजाब और हरियाणा के विभाजन के लिए जो एक संसदीय बिल पेश किया गया था, वो 23 मार्च 1965 को एक संसदीय बिल पेश किया गया, जिसके ऊपर संत फतेह सिंह भी मान जाते हैं। जो हरियाणा संघर्ष समिति भी है वो भी इस चीज के लिए मान जाती है। अब इसके बाद जो अलग चीज हुई कि भाई हरियाणा और पंजाब को निश्चित रूप से अलग करना है, लेकिन जैसे घर के अंदर भी बंटवारा होता है या किसी गांव का या किसी राज्य का जब बंटवारा होता है, तो उस समय पर यह निर्धारित किया जाता है कि भाई आपकी जगह यहां तक है या आपका राज्य क्षेत्र यहां तक सीमित है या आपका घर जो है वो इस बाउंड्री या इस दायरे तक होगा। तो अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि भाई हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करने के लिए कि भाई उनके क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना था कि भाई पंजाब की सीमा कहां तक हो, हरियाणा की सीमा कहां तक हो, या फिर किन क्षेत्रों को हरियाणा में शामिल किया जाए या किन क्षेत्रों को पंजाब में शामिल किया जाए। तो इस मामले को थोड़ा सा निपटाने के लिए कि जो हरियाणा पंजाब का जो एक विभाजन हुआ, तो उस मामले में हम 2 चीजें पढ़ते हैं कि एक तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और दूसरा हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं जेसी शाह आयोग। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है उसका सिर्फ इतना कहना कि भाई हरियाणा और पंजाब को अलग अलग कैसे किया जाए, और दूसरा जो जेसी शाह आयोग था उसका काम था कि भाई हरियाणा और पंजाब की सीमा को निर्धारित किया जाए। जो सीमा को निर्धारित करने का काम किया था वो जेसी शाह आयोग ने किया था। तो क्या कि भाई गुलजारी लाल नंदा के द्वारा पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया, और जो बारी थी कि भाई हरियाणा और पंजाब की जो सीमा निर्धारित हो वो किस तरीके से हो। तो इस मामले में
इस मामले में 23 अप्रैल 1966 को, इस मामले में 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग का गठन किया गया। 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को एक नाम दिया गया पंजाब सीमा आयोग। इस आयोग को एक नाम दिया गया पंजाब सीमा आयोग कि भाई हरियाणा और पंजाब की सीमा कि कहां तक हरियाणा की सीमा हो या किन क्षेत्रों को हरियाणा के अंदर शामिल किया जाना चाहिए, या पंजाब की सीमा कहां तक हो, किन क्षेत्रों को पंजाब के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। तो इस मामले के लिए 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को नाम दिया गया पंजाब सीमा आयोग। और इस पंजाब सीमा आयोग के साथ मुख्य घटना क्या रही, इस आयोग के अंदर, इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे, जिनमें से एक थे जस्टिस जेसी शाह। इनमें एक थे जस्टिस जेसी शाह, दूसरे थे एम फिलिप, और तीसरे सदस्य इसके अंदर थे एस दत्त। कि पंजाब सीमा आयोग का जो गठन किया गया उसके अंदर 3 सदस्य थे, जिनमें से एक सदस्य जेसी शाह आयोग, दूसरे एम फिलिप और तीसरे थे एस दत्त। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, इस आयोग के अंदर जिसको अध्यक्ष बनाया गया था वो थे जेसी शाह, और जिसके कारण इस आयोग को एक अन्य नाम से जाना गया। इस आयोग को कहा गया जेसी शाह आयोग, जेसी शाह आयोग। और अगर इस आयोग के गठन की बात हो तो मैंने पहले ही लिखा था कि भाई जो इसका आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था, वो 23 अप्रैल 1966 को इस आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के अंदर 3 सदस्य जेसी शाह, एम फिलिप, एस दत्त। इसके अध्यक्ष जेसी शाह थे, तो जिसके कारण इसको क्या किया गया, जेसी शाह आयोग इसको कहा गया। और इनके द्वारा हरियाणा और पंजाब का भ्रमण किया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि भाई कौन सा क्षेत्र हरियाणा में शामिल हो, कौन सा क्षेत्र पंजाब में शामिल हो। तो इनके द्वारा जब एक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, तो जब इनके द्वारा एक कंप्लीट पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है तो 31 मई 1966 को 31 मई 1966 को ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देते हैं कि पूर्ण रिपोर्ट बना करके कि कौन सा क्षेत्र किस में शामिल करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल करना चाहिए। तो वो जो अपनी रिपोर्ट है वो 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। और इस रिपोर्ट में जो सबसे जो रोचक तथ्य क्या रहा कि जेसी शाह और एम फिलिप, जेसी शाह और एम फिलिप, इन दोनों का यह निर्णय था कि भाई पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ क्षेत्र है, पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ क्षेत्र है, इन दोनों का यह निर्णय था इसको हिंदी क्षेत्र में शामिल करना चाहिए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो एस दत्त, वो इस चीज के खिलाफ थे कि भाई चंडीगढ़ जो है वो हिंदी क्षेत्र को, मतलब चंडीगढ़ हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहिए। और चंडीगढ़ के बारे में भी मैं कई जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनका भी आगे जिक्र करूंगा कि जैसे क्या चंडीगढ़ के मामले में किस तरीके से राजीव और लोंगेवाला का जो एक तरीके से समझौता हुआ था, कि किस तरीके से कि भाई जो एक समझौता था कि भाई पंजाब जो है वो 70,000 एकड़ जमीन हरियाणा को देगा और उसके बदले में जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और किस तरीके से 1970 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है कि आप चंडीगढ़ की तरह हरियाणा में कोई एक ऐसा क्षेत्र बनाइए कि भाई ताकि भविष्य में आप उसको राजधानी बना सको। तो इस मामले में आगे हम जिक्र करेंगे, बड़ी अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। तो क्या कि भाई 2 सदस्य ऐसे थे जो चंडीगढ़ को हिंदी क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे, लेकिन एस दत्त ऐसे थे जो चंडीगढ़ को हिंदी क्षेत्र में नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप से 31 मई 1966 को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं।
जो एक तरीके से पंजाब सीमा आयोग के द्वारा कहें या फिर जेसी शाह आयोग के द्वारा जो सीमा के निर्धारण के मामले में रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर कई कि भाई जो हिसार क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, करनाल क्षेत्र है, गुड़गांव क्षेत्र है, और अंबाला की जैसे नारायणगढ़, जगाधरी तहसील है, संगरूर की जींद तहसील है या नरवाना तहसील है, इनको एक तरीके से हरियाणा के अंदर शामिल किया जाए। कुछ इस तरीके की जो रिपोर्ट थी वो जेसी शाह रिपोर्ट में लिखी गई थी। और इस चीज के जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी तो इस मामले में जो पंजाब विभाजन के लिए एक अधिनियम पेश किया गया था जिसका नाम था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जो मैंने शुरुआत के अंदर की भाई गुलजारी लाल नंदा के द्वारा एक बिल पेश किया जाता है। और अधिनियम कहें या फिर जब तक कोई बिल पास नहीं होता तो तब तक वो विधेयक होता है, जब वो पास हो जाता है तब वो अधिनियम बन जाता है। तो क्या कि भाई पंजाब पुनर्गठन के लिए जो विधेयक पेश किया गया था, तो ये विधेयक 7 सितंबर और 8 सितंबर 7 सितंबर और 8 सितंबर को ये हमारे संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है कि पंजाब के विभाजन के लिए जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो विधेयक जो बिल पेश किया गया था वो 7 और 8 सितंबर को दोनों सदनों से पारित हो जाता है। और 12 सितंबर 1966 को 12 सितंबर 1966 को, ये भी 1966 की ही घटना है कि 12 सितंबर 1966 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं कि भाई अब फुल एंड फाइनल है कि पंजाब और हरियाणा को अलग अलग राज्य बनाया जाएगा। कि जो विधेयक 7 और 8 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उसको कि जैसे कोई भी विधेयक को अधिनियम बनाना होता है तो उस अधिनियम पर राष्ट्रपति, अंतिम में राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी है। तो 12 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं। अब एक रोचक मामला क्या रहता है इसके अंदर, जिसका मैंने पहली ही क्लास के अंदर जिक्र किया था, और जो सबसे रोचक मामला ये रहा कि भाई अब हरियाणा और पंजाब को अलग करना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन हम कौन सी तिथि को, कौन सी डेट को हम इन दोनों को अलग करें। इस मामले का जिक्र मैंने पहले ही क्लास के अंदर किया था कि भाई 1 नवंबर 1966 ही क्यों चुना गया। तो इस मामले में जब 12 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो उस मामले में कि भाई इस तिथि का या डेट का निर्धारण करना जरूरी था। और जो हरियाणा की तरफ से ये मांग उठती है कि भाई हमें जिस तारीख को पंजाब में शामिल किया गया था हमें उसी तारीख को ही पंजाब से अलग होना है, या उसी तारीख से हमें पंजाब से अलग किया जाना चाहिए। अब इस मामले में कि जैसे मैंने जिक्र किया कि भाई किस तारीख को हरियाणा को पंजाब में शामिल किया गया था। और इस मामले के अंदर अगर आपने पहली वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने 1800 से 1858 का जो कालक्रम मैंने बताया था, तो इसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि भाई 1857 की क्रांति में हरियाणा की तरफ से कई, मतलब कि अंबाला के अंदर जो 1857 की क्रांति शुरुआत होती है हरियाणा के अंदर, वो मुख्य भागीदारी रही थी, जिसके अंदर जब 1857 की क्रांति को दबा दिया जाता है तो 1858 में हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया जाता है। यानी कि हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था, वो 1858 में बनाया गया था। इस चीज का जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया था बड़े अच्छे तरीके से। और अब मेन मामला ये था कि भाई कौन से समय या किस चीज के कारण हरियाणा को पंजाब के अंदर शामिल किया गया था। तो जब 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में एक अधिनियम लागू किया जाता है
और इस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। जब भारत का नियंत्रण सीधे रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाता है 1857 की क्रांति के बाद, तो 1858 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम भारत में लागू किया जाता है और वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इस अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के अंदर एक दरबार सजाया गया था जिसको इलाहाबाद दरबार कहा गया था। इस अधिनियम को इलाहाबाद दरबार में सुनाया गया था और जिस तिथि को यह सुनाया गया था, या फिर ये कहें कि जिस तिथि को यह लागू किया गया था ये अधिनियम, वो तिथि थी 1 नवंबर 1858। और इसी अधिनियम के तहत हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया गया था। कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 1 नवंबर ही क्यों निर्धारित की गई वो तारीख, कि जो भारत शासन अधिनियम लागू किया गया वो 1 नवंबर 1858 को लागू किया गया था और इसी तारीख के अनुसार पंजाब हरियाणा का जो विलय किया गया था वो पंजाब में किया गया था। तो इसी को देखते हुए कि भाई जिस तारीख को हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया, उसी तारीख से हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाएगा। तो 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था उसको लागू कर दिया जाता है। और इस अधिनियम के तहत हरियाणा और जो पंजाब थे वो अलग अलग राज्य बन जाते हैं। और जो हरियाणा राज्य बना था वो हरियाणा 17वां राज्य बना और इसके लिए एक संविधान संशोधन भी किया और वो था 18वें नंबर का एक संविधान संशोधन किया, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया गया और जो हरियाणा था वो 17वां राज्य जो था वो हरियाणा बना। और मामला यहीं तक नहीं है, मामला इसके आगे भी चलता है। और मामला जो इससे आगे की कुछ एक चीजों पर, कि जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था जिसके तहत 1 नवंबर 1966 को एक अलग राज्य हरियाणा बनाया गया, तो उसके अंदर इस अधिनियम के अंदर कई अनुच्छेद शामिल थे। इस अधिनियम के अंदर कई अनुच्छेद शामिल थे और इन अनुच्छेदों में से जो मुख्य रूप से अगर मैं जिक्र करूं, इस अधिनियम के अंदर जो अनुच्छेद 1 था, ये चीजें भी आपको मुख्य रूप से कई बार ये चीजें आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगी। इस अधिनियम के अंदर कई अनुच्छेद थे और अनुच्छेद 1 के अंदर हरियाणा के अक्षेत्रों का विवरण था। इस अनुच्छेद के अंदर हरियाणा के अक्षेत्रों का विवरण था कि भाई हरियाणा के अंदर कौन से अक्षेत्र शामिल किए जाएंगे। और इसके अंदर यह विवरण था कि भाई गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ और उसके बाद अंबाला से एक तो जगाधरी तहसील और दूसरी नारायणगढ़ तहसील। और तीसरा अक्षेत्र जो उस समय संगरूर जिला होता था, कि संगरूर से एक तो नरवाना तहसील और दूसरा जींद तहसील जो एक रियासत भी थी। और जींद के ऊपर तो बड़ी रोचक घटनाएं हैं। जींद रियासत का अगर हम समय मिलेगा तो एक लंबी वीडियो जींद रियासत पर बनेगी कि किस तरीके से सरहिंद का युद्ध होता है और जींद को एक अलग रियासत बनाया जाता है, किस तरीके से राजा रणवीर सिंह का राज होता है, राजा गजपत का कैसे राज होता है, किला जफरगढ़ कैसे बनता है, जो लजवाड़ा खुर्द था वो कैसे बनाया जाता है। कई फैक्ट हैं जो जींद रियासत से जुड़े हुए हैं, जिनको हम अगर समय मिला तो एक क्लास के अंदर हम इन चीजों का भी जिक्र करेंगे।
तो क्या कि भाई अनुच्छेद के अंदर एक के अंदर हरियाणा क्षेत्र को कुछ इस तरीके से शामिल किया गया। और एक और जो अंतिम क्षेत्र था जो था पिंजौर कानूगो सर्कल, जिसके अंदर कालका वगैरह जो पिंजौर वगैरह पंचकुला वगैरह जो थे वो हरियाणा के अंदर शामिल किए गए थे। यानी कि जब अधिनियम पारित किया गया तो प्रत्येक अधिनियम के अंदर कई अनुच्छेद थे और इस अनुच्छेद के अंदर जो अनुच्छेद 1 था उसके अंदर हरियाणा क्षेत्रों का जिक्र किया गया था कि जिसमें से गुरुग्राम, हिसार, करनाल कुछ इस तरीके के जिले होंगे, अंबाला से जगाधरी नारायणगढ़ तहसील होगी, संगरूर से नरवाना जींद तहसील होगी और पिंजौर का जो कानूगो सर्कल होगा, ये जो क्षेत्र होंगे वो हरियाणा के अंदर शामिल किए जाएंगे। और उसके बाद जो मुख्य रूप से और अनुच्छेद रहे जिनमें से एक अनुच्छेद था 7, और इस अनुच्छेद में जिस चीज का वर्णन किया गया था कि भाई हरियाणा के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी, इस सारी चीजों का जो वर्णन था वो अनुच्छेद 7 के अंदर वर्णन किया गया था। और इससे जो अगला अनुच्छेद 8 था, इस अनुच्छेद के अंदर हरियाणा की लोकसभा सीटों का वर्णन किया गया था। इस अनुच्छेद के अंदर हरियाणा की लोकसभा सीटों का वर्णन किया गया था। और जिस समय पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे तो उस समय हरियाणा के अंदर जो लोकसभा सीटें थी वो आपकी 9 सीटें थी। और इन 9 सीटों में जैसे आज आप वर्तमान में 10 सीटें पढ़ते हो, तो इसमें जो पहला बदलाव किया गया था वो 1976 में बदलाव किया गया। और 1976 के अंदर लोकसभा की सीट फरीदाबाद एक और जोड़ी गई और आज के वर्तमान समय में जो कुल लोकसभा सीटें हैं आपकी वो कितनी है, आपकी 10 सीटें हैं। और इसी के अंदर एक रोचक मामला क्या हो जाता है कि जब 1952 के अंदर पहले लोकसभा चुनाव हुए थे तो हरियाणा के अंदर एक लोकसभा सीट थी जिसका नाम था करनाल। और ये एक लोकसभा ऐसी सीट थी जहां से 2 सांसद चुने जाते थे। 2 सांसद चुने जाते थे, एक तो था सामान्य श्रेणी से और एक आता था आरक्षित श्रेणी से, जिनका हम आगे भी जिक्र करेंगे। कि सिर्फ और सिर्फ कि भाई अनुच्छेद 7 जिसके अंदर क्या प्रयोग किया गया था कि भाई चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होगी। अनुच्छेद 8 के अंदर क्या कि भाई हरियाणा क्षेत्र या फिर हिंदी क्षेत्र के अंदर लोकसभा सीटें कितनी होगी। और उस समय जो लोकसभा सीटें थी भाई वो कितनी थी, वो 9 थी। और इसके अंदर जो बदलाव किया गया था वो 1976 में बदलाव किया गया। एक सीट जो फरीदाबाद थी उसको जोड़ा गया और जो आज वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, आपकी 10 सीटें हैं। अब उसके बाद अनुच्छेद 9 में जिस चीज का वर्णन किया गया है वो चीज का वर्णन है विधानसभा की सीटें। कि भाई हरियाणा जो क्षेत्र होगा, हरियाणा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी होंगी। और जब पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाता 1966 के अंदर, तो उस समय हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा की सीटें थी वो 54 थी। कि अगर लोकसभा का जिक्र हो तो वो 9 सीटें थी और अगर विधानसभा सीट का जिक्र हो तो वो 54 सीटें थी। और हरियाणा में अभी तक 3 बार परिसीमन किया गया है, जिसमें अंदर पहला 54 सीटें, फिर 81 किया गया और फिर तीसरे परिसीमन के आधार पर 81 सीटों से 90 कर दिया गया। तो अनुच्छेद 7 चुनाव प्रक्रिया, अनुच्छेद 8 लोकसभा सीट और अनुच्छेद 9 विधानसभा सीट। और इसके बाद जो एक और अनुच्छेद है जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21। कि आप आज कि भाई जैसे हरियाणा और पंजाब के अगर कोई भी केस आता है हरियाणा पंजाब का, अगर कोई ऐसा ऊपरी केस हो तो वो सिर्फ एक ही हाई कोर्ट में लड़ा जाता है, चाहे वो पंजाब का केस हो चाहे वो हरियाणा का केस हो। और जो ये केस लड़ा जाता है वो हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट में लड़ा जाता है जो चंडीगढ़ में स्थित है। इस चीज का जो सबसे मुख्य कारण है कि भाई जब पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था तो उस अधिनियम के अंदर एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 21। और इस अनुच्छेद 21 में क्या लिखा गया था कि भाई जो चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है, कि चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा और जो पंजाब हाई कोर्ट है ये दोनों राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। कि भाई आज के समय में आप ये चीज देखते हो कि भाई हरियाणा और पंजाब के जितने भी केस हैं वो सिर्फ एक कोर्ट में ही लड़े जाते हैं।
या फिर यूं कहें कि हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन या साझा हाई कोर्ट है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, या फिर ये कहें कि इसके पीछे का जो कारण है कि उस समय जब 1966 के अंदर जिस अधिनियम के तहत हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया था, तो उस अधिनियम में एक अनुच्छेद शामिल था और वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 21, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि भाई चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है, वो दोनों राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट होगा, जिसके वास्तुकार आप फ्रांसीसी वास्तुकार पढ़ते हो, ली कार्बोसियर। तो ये जो चीजें थी कि भाई हरियाणा पंजाब को अलग करने के लिए कि भाई 1 नवंबर को क्यों अलग किया गया, जो अधिनियम पारित किया गया उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल थी, और कई घटनाएं ऐसी हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर पहली बार देखने को मिलेगी। जैसा मैंने शुरुआत के अंदर कहा था कि भाई आप सिर्फ हरियाणा के ऊपर फोकस करते हो कि भाई किस मुख्यमंत्री का ज्यादा कार्यकाल रहा या किस मुख्यमंत्री का कम कार्यकाल रहा, किस मुख्यमंत्री को ज्यादा बार बनाया गया, किस हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितने लागू किए गए। लेकिन एक उसका जो प्रीफेस है वो पंजाब से भी जुड़ा है कि जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा था तो पंजाब के अंदर भी दो बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, और जिसके अंदर मैंने भी जिक्र किया कि भाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो गोपीचंद भार्गव थे, जो पंजाब के सर्वाधिक 3 बार मुख्यमंत्री बनाए गए, और उसके बाद भी रामकिशन या भीमसेन सच्चर 3 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो पंजाब में अभी तक हिंदू धर्म से जो संबंध रखते हो, पंजाब में मात्र यही 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये आज की एक कंप्लीट वीडियो थी जिसके अंदर हमने जो हरियाणा पंजाब पुनर्गठन का एक कंप्लीट जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो हरियाणा और पंजाब पुनर्गठन से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से भाई उन क्वेश्चन का जिक्र ही करेंगे। और मैं जल्द ही इसकी जो प्रीवियस ईयर के लिए जो क्वेश्चन के लिए क्लास होगी वो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, ताकि जो चीजें आपने समझी हैं वीडियो के माध्यम से आप उनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ। और एक ये मेरा पर्सनल सुझाव भी है कि अगर आपको वो क्लास अच्छे से समझनी है या उन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो ये मेरा अनुरोध है कि भाई हरियाणा पुनर्गठन के मामले में जो भी वीडियो कि जैसे मैंने पहली वीडियो जिसके अंदर कालक्रम का जिक्र किया, दूसरी वीडियो जिसके अंदर मैंने पेप्सू का जिक्र किया, तीसरी वीडियो जिसके अंदर मैंने 1966 के जो शुरुआत की जो जिक्र किया गया था, और जो अंत में इस वीडियो के अंदर कि कैसे 1 नवंबर 1966 तक जो हरियाणा पंजाब जो है वो अलग बनते हैं। तो अगर आपको वो क्लास अच्छे से समझनी हो तो इन चारों क्लासों को जब आप एक अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो वो चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी भाई। और ये मेरा दावा है कि भाई जो फैक्ट, जो तथ्य या जो गतिविधियां जो इन वीडियो के अंदर मैंने आपको लोगों को बताई है या उनको दर्शाया है, वो तथ्य बहुत ही आपको रेयर देखने को मिलेंगे। वो आपको किसी टीचर से कहें या फिर बहुत रेयर चीजें हैं, या आपको ये कहें कि भाई वो किताबों में भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इन तथ्यों को, इन फैक्ट को या इन गतिविधियों को जितना आप एक अच्छे तरीके से समझोगे तो मैं ये दावा करता हूं कि भाई हरियाणा पंजाब के पुनर्गठन के लिए आप कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज की ये वीडियो हरियाणा पंजाब पुनर्गठन के लिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसके अंदर कि इस टॉपिक से जितने भी आपके एमसीक्यू बनेंगे या फिर जितने भी एचएससी के अंदर प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हैं उनकी मैं एक अलग से जल्द ही मैं उसकी क्लास करूंगा भाई। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।